राज्य समाज स्पर्धा परीक्षा अकॅडमी अकोट संचालक माननीय राजू खरोडे साहेब, अतिथी सन्माननीय IPS रितू खोकर मॅडम यांना मी आमंत्रित करते. एक वादळवाट असतो, त्याचा एक मार्ग काट्यांनी आच्छादलेला असतो आणि एक फुलाफळाने भरलेला असतो. त्यामध्ये जो योग्य मार्ग निवडतो तो यशस्वी ठरतो. ही अशीच एक यशस्वी व्यक्ती, जी एक स्त्री अनेक संकटावर मात करून अहोरात्र झटून आज यशाच्या शिखरावर भरायला घेते. अशीच आपल्यापैकी स्त्री शक्ती सन्माननीय IPS रितू खोकर मॅडम यांचे खरोडे सर आणि पत्रकार सय्यदभाई हे शाल श्रीफळ व आपल्या क्लासचे सन्माननीय चिन्ह देऊन सन्मानित करतील. नंतर मॅडम सोबत आलेले दादांचा सत्कार अक्षय ठाकूर करीन अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यानंतर मॅडम पिंटू सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. त्यांच्यासाठी पण जोरदार टाळ्या वाजवा. त्यांची वाट बघत होते अशी आपल्या अकोटसाठी एक अभिमानाची बाब आहे आणि सर्वांच्या जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे की आपल्या अकोटला IPS मिळाले. हे सर्वप्रथम मॅडमचं हार्दिक स्वागत करतो आणि त्यांना रितू खोकर मॅडम अकोट SDPO यांना विनंती करतो की त्यांना आपलं अमूल्य मार्गदर्शन करावं आणि त्यांचा जोरदार स्वागत करावं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. किस चीज की कोचिंग होती है यहाँ पे? कौन कौन से एग्जाम के लिए? ओके, सो बेसिकली अकेले मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है? कि सिर्फ मैं बात करूंगी और आप सुनते रहेंगे. वो आपको कहीं भी मिल जाएगा. YouTube पे हजारों वीडियो होंगी जिसमें आप देख लेंगे कि वो बोले जा रहे हैं और आप सुन रहे हैं. तो बेसिकली हम बात करेंगे एक दूसरे से, ठीक है? मुझे कुछ बताना होगा, मैं आपको बताऊंगी. आपके कुछ डाउट्स होंगे तो मैं वो आपके क्वेश्चंस लूंगी और आपके डाउट्स क्लियर करने की ट्राई करूंगी. मुझे जो एक बेसिकली स्टार्ट करने के लिए एक बात बोलनी है, वो बात ये है कि इंसान को बिना सोचे इंसान नहीं रह सकता, ठीक है? कुछ तो इंसान को सोचना ही पड़ता है हमेशा, ये सोचे या वो सोचे. तो जब सोचना इतना जरूरी है तो मेरा ये मानना है कि जब सोचना है ही तो कुछ बड़ा क्यों ना सोच लें हम, राइट? सोचना तो पड़ेगा, तो छोटा मोटा क्यों सोचना है? जब कोई काम इतना ही जरूरी है तो उसको बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा करते हैं जिंदगी में. और आप लोग अकोट का फ्यूचर हैं. आज से पहले अकोट कैसा था उसमें आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन आने वाला अकोट कैसा होगा उसमें सिर्फ आप लोगों का रोल है. आप फ्यूचर है अकोट का. आज से पहले अकोट को जैसे जाना जाता है वो जो था सो था, लेकिन आज के बाद अकोट को कैसा जाना जाएगा, अगले कुछ 4-5 साल में अकोट के बारे में क्या बात होगी, क्या जाना जाएगा, वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर में कैसा रोल, अकोट के फ्यूचर में क्या रोल आप निभाना चाहते हैं. तो आप लोग बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ कि अकोट के बारे में आपको पता है कुछ बहुत ज्यादा अच्छी बातें नहीं होती हैं बाहर, ठीक है? तो उसको हमें बदलना है और उसको बदलने के लिए आप सबसे ज्यादा जरूरी है. जैसा आप बिहेव करेंगे, जैसा आप अपना फ्यूचर बनाएंगे, जिन चीजों पर आप फोकस करेंगे, आप अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे तो अकोट का फ्यूचर अच्छा होगा. अगर नहीं करेंगे तो जैसा आज तक चलते आया है वैसा ही होगा. लेकिन वैसा चलना नहीं चाहिए. कब तक हम ऐसे इन्हीं चीजों पे चलते रहेंगे? कब तक यही राइट्स चलते रहेंगे, हम बंद करते रहेंगे? ऐसा नहीं चलेगा ना. सारी दुनिया, देश को तो छोड़ो, सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, तो हम क्यों यहीं पे रहे? हमें भी आगे बढ़ना है. और आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इतना अच्छा आपके पास कोचिंग सेंटर है और आपके घर के हालात भी इतने अच्छे हैं कि आप अटेंड कर पा रहे हैं. आपको इतने अच्छे टीचर्स मिल पा रहे हैं कि हम ये मुझे बता रहे हैं कि 350 स्टूडेंट्स का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है किसी न किसी पोस्ट में. तो आपको अगर मौका मिल रहा है
तो उस मौके का पूरा फायदा उठाना है। ऐसा नहीं हो, कुछ लोग होते हैं जिनको जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलता। तो अगर हम खुद को, आप लोग खुद को लकी समझना चाहिए कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसका पूरा फायदा उठाना है और अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर बनाना है, अकोट के काम आना है, इस देश के काम आना है। ऐसा अच्छी आपको आपकी जिंदगी जीनी है। और हमेशा इंसान के पास चॉइस होती है कि वो क्या करना चाहता है लाइफ में। हालात कभी डिसाइड नहीं करते, हालात मुश्किलें ला सकते हैं इंसान के सामने, लेकिन उसको जिंदगी में करना क्या है वो सिर्फ इंसान डिसाइड करता है। एक कंसेप्ट होता है, इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, कि चाहे कुछ हो जाए जिंदगी में, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन उस हालात में कैसा हमें रिस्पॉन्स देना है, कैसा हमारा रिएक्शन होना चाहिए, वो सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। चाहे हालात कितने बुरे हों, चाहे कितने अच्छे हों, उसके बारे में क्या सोचना है वो हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि हमें उसके बारे में अच्छा सोचना है कि बुरा सोचना है। कुछ बुरा हो गया तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे, अब हमारा दिमाग सोचेगा ना, कोई बाहर से थोड़ी आएगा बताने के लिए, बताएगा सोचेगा तो हमारा दिमाग। तो हमारा दिमाग हमेशा किसी भी चीज के बारे में कंसेप्ट बनाता है कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, मेरे साथ बुरा हो गया तो उसका क्या मतलब हुआ, और मेरी तो किस्मत खराब है, ऐसे करके रह जाना है। ये सोचना है कि ये तो हो गया सो हो गया, आगे मुझे अच्छा करना है। तो हमेशा कभी भी दूसरी चीजों पे ब्लेम नहीं करना। आपकी खुशी, आपके दुख हमेशा आप पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ आप हैं जो आपके जिंदगी को डिसाइड करते हैं, जो आपकी जिंदगी के मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर आपको मौका मिला है तो उस मौके को पूरा फायदा उठाना है, ठीक है। अभी आपको हम इससे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको पता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट। तो सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है, क्लियर तो होता ही है, राइट। ये तो है, अगर कोई एग्जाम है तो क्लियर तो होगा, कुछ लोगों का तो क्लियर होगा। तो आपको सिर्फ ये सोचना है चाहे सीट 300 है कि 30 है, आपको कितनी सीट चाहिए, ठीक है। तो वो एक है तो आप हो सकते हैं वो। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इतने सारे स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं और मेरा क्या होगा। तो जब भी आप जाएंगे तो सबसे पहले ये सोचना है कि मैं तो हूँ, मैं कर दूंगा, मेरी तैयारी। एग्जाम के बाद रिजल्ट में जो होगा सो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम देने से पहले और स्पेशली जब आप एग्जाम देने जाते हैं तब आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी तैयारी इन सबसे अच्छी है, जो भी आपको आसपास दिख रहे हैं, इन सबसे अच्छी मेरी तैयारी है और मेरा तो क्लियर होगा ही, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। हम पूरा साल पढ़ते हैं और हमें सब चीजें आती होती हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे डर जाते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे लगता था कि मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनसे एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ सिर्फ इसी वजह से। पूरा टाइम पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम पे जाके नर्वस हो जाते हैं, मुझे तो आता नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, कहीं मैं भूल तो नहीं गई। तो वो सब चीजें नहीं करनी है। पूरा टाइम अच्छे से मेहनत करनी है, जितना आपको बेस्ट दे सकते हैं उतनी पढ़ाई करनी है। पढ़ाई का ये है कि आप पे डिपेंड करता है, हर इंसान का पोटेंशियल अलग अलग होता है। कुछ ये नहीं है कि 16 घंटे पढ़ना है कि 18 घंटे पढ़ना है कि 10 घंटे पढ़ना है। जितना आप बेस्ट दे सकते हो उतने घंटे पढ़ना है। किताब लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। जितनी आपकी क्वालिटी स्टडी होती है उतनी करनी है, लेकिन जितना आपका बेस्ट है उतना करना है, राइट। और वो करने के बाद फिर कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने के लिए जाना है। अगर वो एग्जाम पास होगा कि नहीं होगा वो मोस्टली कभी बहुत टाइम हमारे हाथ में नहीं होता। हम काफी मेहनत करते हैं फिर भी कभी कभी रह जाते हैं। तो जब रहेंगे वो तब का तब देख लेंगे। एग्जाम देने से पहले ये नहीं सोचना है मैं फेल हो गया तो क्या करूंगा। वो जब फेल होंगे तब तो देखना ही है ना, वो मोमेंट जो है फेस करना ही है। तो पहले भी सोचना उसके बारे में, जब वो आएगा तब सोच लेंगे। तो पहले सिर्फ ये सोचना है कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा, मैं अच्छे से एग्जाम दे के आऊंगा, मुझे सब आता है, मेरा एग्जाम क्लियर होगा। पहले सिर्फ इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है एग्जाम देने के लिए। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तब का तब देख लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चंस क्या क्या पूछने हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या क्या करना है। मेरा क्वेश्चन है, ओके। जो हमारे यहाँ पर सब जो तैयारी करते हैं तो पहले हम स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा देते हैं,
यानी हमारे मन में ख्याल भी नहीं आता कि यूपीएससी करना। तो यानी आप जहाँ से है वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा होगी, आपने डायरेक्ट यूपीएससी का निर्णय लिया? मैंने एक्चुअली कोई एग्जाम नहीं दिया पहले। सबसे पहला एग्जाम मेरा यूपीएससी का था, पहला एग्जाम मेरी लाइफ में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और इनफैक्ट मेरे पापा भी कहते थे कि एक एग्जाम देने से क्या पता इसमें होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो उसका फॉर्म भर दो, उसका फॉर्म भर दो। लेकिन मैंने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे एक ही चीज करनी थी। और इधर उधर फॉर्म भरने से तो वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो वाला एग्जाम आ रहा है तो थोड़ा उसका पढ़ ले, थोड़ा उसका पढ़ ले। तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम दिया है। और मैंने स्टार्ट किस चीज से किया था? सबसे पहली चीज क्या कही थी कि सोचना है तो कुछ बड़ा सोच लो, इसी से स्टार्ट किया था ना। दोनों में बेसिकली आपको पढ़ना ही है ना, राज्य परीक्षा के लिए भी और केंद्रीय के लिए भी। तो फिर आपको सीधी और टप्पा टप्पा क्यों चढ़ना है कि पहले राज्य का देख लेते हैं और फिर उसका देख लेंगे। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर आपकी पहले जॉब लग जाती है राज्य में तो आप वो हो जाते हैं, थोड़े लेजी हो जाते हैं कि जॉब तो लग गई है, अब तो लगे कि ना लगे दूसरी। लेकिन जब आप पहला एग्जाम देते हो और कुछ बड़ा करने का सोचते हो तो आपके अंदर वो जुनून होता है कि नहीं मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, वो नहीं करूंगा मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। तो छोटा नहीं सोचना है। आप एक अटेम्प्ट दीजिए यूपीएससी का, 2 दीजिए, उसके बाद देखिए फिर आपको क्या लग रहा है। अगर आपको क्लियर हो जाता, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आप देखिए कि अगर मुझे 3rd अटेम्प्ट देना है तो मेरी तैयारी इतनी हो चुकी है यूपीएससी के लिए, मेरी कुछ पिछले अटेम्प्ट में कुछ गलतियां रह गई होंगी, उनको मैं सुधार सकता हूँ। लेकिन मेरी 2 साल पढ़ के इतनी तैयारी हो गई है कि मैं 3rd अटेम्प्ट भी दे सकता हूँ और मेरी नॉलेज इतनी बढ़ गई है कि मैं राज्य, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो एमपीएससी का एग्जाम आपके लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आपको महाराष्ट्र की हिस्ट्री पढ़नी होगी, सिर्फ वो अलग होगा। बाकी साइंस, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी सब सेम रहता है, वो तो कुछ अलग नहीं होता ना, वो तो सबके लिए सेम है। सिर्फ महाराष्ट्र की हिस्ट्री रह जाती है अलग, वो आप महाराष्ट्र से तो कुछ तो आपको बेसिक वैसे ही पता होंगे, सिर्फ एक किताब पढ़नी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो पहले आप यूपीएससी की तैयारी कर लीजिए, कुछ बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि थोड़े आपके वीक पॉइंट्स रह रहे हैं तो आप साथ साथ आप दूसरा एग्जाम सोच सकते हैं, क्योंकि आपके बेसिक सारे कवर हो चुके होंगे। सिर्फ छोटी मोटी चीजें इधर उधर पढ़, थोड़ा बहुत आपको यूपीएससी के लिए पढ़ना रहता होगा और थोड़ा बहुत आपको एमपीएससी के लिए पढ़ना रहता होगा, तब आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन पहले ही अगर आप स्टार्ट करेंगे कि नहीं सेकंड क्लास या बी क्लास के लिए करते हैं, फिर एमपीएससी के लिए, ये पीसीएस के लिए करते हैं, फिर अगर हो गया तो यूपीएससी के लिए देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने अपना लेक्चर ही उस बात से स्टार्ट किया था। तो उसको याद रखना है, उसको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अभी तो अगर आपको यूपीएससी के लिए जाना है तो सब है इंटरनेट पे, मोबाइल सबके पास होगा, इंटरनेट भी सब यूज करते हैं, तो उसमें सब मिल जाता है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको कुछ करना है तो बड़े से स्टार्ट कीजिए। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो वो हो जाएगा आपका, नहीं होता तो फिर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। लेकिन पहले ही अगर आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगेंगे, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो फिर वो एक तरफ की जो मेहनत होती है ना, कि एक ही चीज के लिए वो डेडिकेशन होती है, वो हम नहीं कर पाएंगे। राइट? तो ऐसा कुछ आपको अच्छे से बैठिए, अच्छे से सोचिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। अब मैं ये नहीं कहती आपको सबको यूपीएससी करनी है, लाइफ में सबके अलग अलग ड्रीम्स होते हैं ना। तो आप पहले बैठ के सोचिए कि आपको जिंदगी में करना क्या है, कि आपको किस लाइन में जाना है, और फिर उसमें देखिए कि उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है करने के लिए, और फिर उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद देख लेंगे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ हमें लेके जाएगी। लेकिन अच्छा सोचना है, बड़ा सोचना है। मैम आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आपने उसकी तैयारी कैसे की? मैंने कोचिंग लिया था एक्चुअली दिल्ली से। मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत से, तो वहाँ से दिल्ली पास में है, 90 किलोमीटर सर। तो मैंने दिल्ली से कोचिंग लिया था, 9 मंथ्स की कोचिंग थी मेरी, और उस कोचिंग के बाद फिर मैंने एग्जाम दिया था, और समहाउ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था मेरा एग्जाम। तो ऑप्शनल क्या होता है कि ऑप्शनल बहुत हमें डीप में पढ़ना पड़ता है एक सब्जेक्ट। लाइक जो जनरल स्टडीज होती हैं वो सारी थोड़ा बहुत हमें बेसिक पता होना चाहिए होता है, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी।
बट जो ऑप्शनल होता है वो हमें काफी डीप में पढ़ना पड़ता है कि वो सब्जेक्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या उसकी हिस्ट्री है, कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं उस सब्जेक्ट में, कौन कौन से थिंकर ने काम किया है। तो जब आपको ऑप्शनल चूज करना है तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, अदरवाइज तो यू गेट बोर्ड, ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट एनी हाउ। वो बहुत वास्ट में पढ़ना होता है, तो आप वो सब्जेक्ट चूज कीजिए जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लाइक हिस्ट्री और ज्योग्राफी है जो थोड़े बड़े हैं, बल्कि हैं सब्जेक्ट्स, उसमें काफी पढ़ना पड़ता है अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं। लेकिन जिसको हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो वो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसका इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में। तो आपको ऑप्शनल चूज करते हुए सिर्फ मुझे ये लगता है कि ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और अगर आपको नाम से नहीं पता चल रहा है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, तो आप एक बार सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस देख के उसमें फिर आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली, ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक्स हैं एग्जैक्टली, ताकि आप फिर डिसाइड कर सके कि मुझे ये पढ़ना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है ऑप्शनल के लिए। नहीं होता है तो प्री के लिए आपको आई थिंक 11-12 सब्जेक्ट्स होते हैं, सब बेसिक सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें हिस्ट्री में दोनों एंशिएंट, मिडीवियल, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो हर तरह की हिस्ट्री पढ़नी है, राइट। तो वो सारे सब्जेक्ट्स, तो उनके लिए एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक। और मोस्टली तो हमारा एनसीईआरटी से क्लियर हो जाता है 6 to 12। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 6 to 12 एनसीईआरटीज। आप 2 महीने में वो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो आप एक बार एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए सारे सब्जेक्ट्स की, उसके बाद फिर जो थोड़ी बुक है जो स्पेशल बुक्स है, लाइक पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है या बिपिन चंद्रा की बुक्स हैं, फिर आप वो एक एक बुक पढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ अपने ये बेसिक सब्जेक्ट्स की बुक्स क्लियर करनी है, आपको करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अभी का हमारा जो 3-4 साल से एग्जाम पैटर्न है यूपीएससी का, वो काफी डायनेमिक हो गया है, तो उसमें हमें करंट अफेयर्स काफी अच्छे से होने चाहिए हमारे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर ट्राई कर सकते हैं डेली, एंड आफ्टर दैट एक मंथली कंपाइलेशन आती है अकेडमीज की, लाइक मैंने विजन की पढ़ी थी, तो फिर न्यूज़पेपर डेली, और फिर उसके बाद मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मैं सिर्फ पढ़ती थी न्यूज़पेपर। कुछ लोग न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाते हैं, वो आपकी चॉइस है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, पर मुझे लगता था टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने में। 1.5-2 घंटा पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर उसको बैठ के लिखो, तो 1-2 घंटा उसमें चला जाता है, तो आधा दिन आपका न्यूज़पेपर में ही चला जाता है। तो मैं सिर्फ, तो अगर आपको अकेडमी बने बनाए नोट्स दे रही है तो मैं खुद से क्यों मेहनत करनी है उस पर। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद जब मंथ के लास्ट में आती थी तो मैं उसको पढ़ती थी। और उसको सिर्फ एक बार पढ़ के नहीं छोड़ना, उसको जब आपकी 2-3 हो जाती हैं बुकलेट 3 महीने बाद, तो एक बार उनको रिवाइज कर देना है। सिर्फ पहली बार पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, उसके बाद एक बार पढ़ने के बाद वो इजी हो जाती है, आपको सब समझ में आ जाता है क्या क्या उनमें। तो 2-3 महीने के बाद एक बार उनको रिवाइज कर देना, तो आपके फ्रेश रहते हैं करंट अफेयर्स। रिवीजन इज बेसिकली द की फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मतलब यूपीएससी के लिए कहते हैं अंडर द सन जो है हमें सब पढ़ना होता है। इन दिस वर्ल्ड व्हाटएवर इज देयर वी हैव टू स्टडी। तो इतने सारी चीजों के लिए हमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम एक बार पढ़ते हैं, फिर दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, फिर वो पहले वाला भूल जाते हैं। तो यू शुड हैव अ शेड्यूल, लाइक कि आपको 15 डेज में आपने जो पढ़ा है, आप 1 से 14 दिन के लिए वो पढ़िए जो आपको पढ़ना है। 15वें दिन बैठ के एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन लीजिए उसका, कि आपने पिछले 14 दिनों में क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपको याद रहे। फिर आप एक 29 डेज पढ़ के 30th डे, मंथ के लास्ट डे बैठ के रिवाइज कीजिए कि आपने पिछले 1 महीने में क्या पढ़ा है। तो ऐसे करके अगर आप रिवाइज करेंगे, इनफैक्ट अगर आप पूरा दिन भी एक चीज पढ़ रहे हैं और शाम को 15 मिनट के लिए देख लेते हैं एक बार फिर से पलट के कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है, तो रिवीजन इज द लाइक की फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बहुत सारा सिलेबस होता है हमारे, नॉर्मल स्कूल के पेपर्स की तरह नहीं होता कि एक सब्जेक्ट पढ़ना है
एक बुक पढ़नी है और जाके पेपर लिखाना है, और अगले दिन जब पढ़ना है तो पिछले वाले को भूल जाना है। ऐसा ही करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो हमें उसमें सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना होता है, तो इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब तक आप रिवीजन के लिए सही शेड्यूल नहीं बनाएंगे तब तक मुश्किल हो जाएगा फिर इतनी सारी चीजों को याद करना। तो अपना रिवीजन का अच्छा शेड्यूल बनाइए, उससे आपको हेल्प मिलेगा। मैडम रिवीजन के लिए आपने नोट्स बनाए थे क्या बुक में से? नहीं, मैं अंडरलाइन करती थी, अंडरलाइन करके और फिर बुक को एक पेज टर्न करके अच्छा ये था ये था ये था। पॉइंट बट एक बार क्या पहली बारी में मत लिखिए, क्योंकि पहली बारी में हमें समझ नहीं आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली। आप एक बार पढ़िए, उसको अंडरलाइन कीजिए, आप दूसरी बार पढ़िए उसको, दूसरी बार के बाद जब आप तीसरी बार देखने लगेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है। राइट, तो तीसरी बार आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिख सकते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे करके आप छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए आपका, वैल्यूएबल होनी चाहिए चीजें, वो आपको देखना पड़ेगा। मैम आपने एग्जाम के लिए कौन सा मीडियम चूज किया था, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश। और इंग्लिश मीडियम बहुत मुश्किल नहीं होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इंग्लिश मीडियम काफी मुश्किल लगता है, बट वो नहीं होता है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आपको जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपको 1 या 2 महीने के लिए इंग्लिश मुश्किल लगती है। हम सबने स्कूल में इंग्लिश तो पढ़ी है ना सब्जेक्ट, तो हमें बेसिक्स आते होते हैं इंग्लिश के, हमें ग्रामर आती होती है कि सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं, तो हमें सब आता होता है। सिर्फ हमें एक डर होता है इंग्लिश से, वो नहीं होना चाहिए। मैंने भी 10th क्लास का जो हिंदी मीडियम से स्कूल किया है, 11th 12th साइंस थी, तो इसलिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश में ही होती है हमारे वहाँ पे, तो इसलिए इंग्लिश आया था। अदरवाइज मेरा भी स्कूल 10th तक है, और 10th तक मैंने भी इंग्लिश सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ी है। बट उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने वो पहले हिंदी में ही पढ़ रखी थी। तो मुझे पहली बार जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो मुझे थोड़ा, इनफैक्ट पहली से नहीं 1-2 चैप्टर जो मुझे पढ़े तो थोड़ा सा अजीब लगा। न्यूज़पेपर इनफैक्ट मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें तो और थोड़ी एडवांस इंग्लिश यूज होती है न्यूज़पेपर्स में, लेकिन आपको समझ आने लग जाती है धीरे धीरे। तो अगर आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऐसा नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करना चाहती कि आपको इंग्लिश मीडियम के लिए जाना है, क्योंकि एग्जाम तो इसमें जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी क्लियर करते हैं लोग। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा कर सकते हैं, अगर हल्का सा भी कॉन्फिडेंस है, तो I'll say you should go for the English medium because you will have more content. जैसे करंट अफेयर्स मैंने बताया, तो आपको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे कंपाइलेशन मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट वो इंग्लिश मीडियम में क्लियर करते हैं ना, तो आपको कंटेंट इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको लोकल लैंग्वेज से ही करना है, मराठी से या हिंदी से, तो आप वो भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिसाइड करना है। लेकिन हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाती है अगर हम इंग्लिश मीडियम से ट्राई करते हैं, और मुश्किल नहीं होता है। अगर आप 2-4 महीने हर सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आपको याद हो जाती हैं सारी चीज़ें, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। आपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की, मतलब कॉलेज टाइम से या मैंने कम उम्र में करती? मैंने एमएससी के बाद से स्टार्ट किया था, मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया है, उसके बाद से मतलब मैंने सोच रखा था कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, बट मैंने प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने सोचा बाद में करती हूँ। तो फिर मैंने एमएससी के एग्जैक्टली मार्च अप्रैल में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था, अप्रैल जून में, तो मैंने सितंबर से कोचिंग लेना स्टार्ट किया था। जब आपने स्टार्ट करा तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा लिया? मैंने एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले, हाँ, और मैंने हिस्ट्री के एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट किया। मैम आपका शेड्यूल क्या था स्टडी का? एक्चुअली मेरा शेड्यूल ही स्टडी था, मैं कुछ और करती थी। पापा का ही सपना था कि मैं सिविल सर्विसेज क्लियर करूं, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ऑफिसर बनना है, तो उन्हीं का सपना था, और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता था हमेशा से। मेरी कोई और हॉबी भी नहीं थी स्कूल टाइम कॉलेज टाइम तक, मैं सिर्फ पढ़ती थी बैठ के, तो मुझे अच्छा लगता था। और यूपीएससी के लिए जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। मैंने सोच रखा था स्कूल टाइम से, मेरे माइंड में था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, वो इतने सालों से, लेकिन मैंने सिर्फ सोच रखा था। पढ़ाई मैंने एमएससी के बाद स्टार्ट किया,
लेकिन जो मेरी डेडिकेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने सोचा था सिर्फ क्लियर करना है तो यूपीएससी ही क्लियर करना है और करना है कैसे भी करके। तो मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब मैं आपको ये नहीं कहती कि आप मेरे जितना पढ़िए, सब अलग अलग इंसान होते हैं और सिर्फ मैं जितना पढ़ती थी उतना करके ही नहीं लोग लगे हैं। मेरे से कम पढ़ाई वाले भी लग गए हैं और मेरे से ज्यादा वाले रह भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको आपका बेस्ट देना है, आप अपनी तरफ से कमी मत छोड़िए। अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हैं तो पक्का से अच्छा होगा सब कुछ। शेड्यूल भी हम लोग क्या करते हैं कई बार कि दूसरों से ट्राई करते हैं पूछने की कि मुझे शेड्यूल कैसे करना चाहिए, मुझे कब क्या पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को बेस्ट तरीके से जानते हैं। मैं आप में से किसी को नहीं जानती हूँ, तो मैं खुद को जानती थी, मैंने उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया। मेरे घर के हालात अलग थे, मेरे पढ़ने का पोटेंशियल अलग था, आप सबका अलग अलग है और आप खुद को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप अपना शेड्यूल बनाइए। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइक 2-3 घंटे वो एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अगले 3 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कुछ होते हैं जो पूरा दिन एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब मैं पूरा दिन क्या मैं एक सब्जेक्ट ही पढ़ती थी। जब वो कंप्लीट हो जाता था तो मैं अगला सब्जेक्ट चूज करती थी। तो लेकिन कुछ लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। वो ऐसा करते हैं कि एक दिन एक पढ़ते हैं, अगले दिन कोई और पढ़ते हैं, या दिन में भी 2 सब्जेक्ट करते हैं। तो कोई तरीका गलत नहीं है, जिससे आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है, वो तरीका बेस्ट है आपके लिए। और आप खुद को अच्छे तरीके से जानते हैं तो अपना शेड्यूल खुद से बनाइए। आप देखिए कि आपको क्या करना पसंद है, आप कैसे करके ज्यादा चीजों को याद कर पा रहे हैं, आप कैसे करके ज्यादा सब्जेक्ट्स को कवर कर पा रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपना शेड्यूल बनाइए। जैसे कि आपने कहा कि एग्जाम हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम में वो प्रेशर के कैसे एग्जाम में क्या होता है, मार्क्स कैसे कम हो जाते हैं, टाइम निकल जाता है, उसके लिए हम अपने तरफ से क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं? वही मैंने आपको बताया कि आपको सोचना ही नहीं है बात का। जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके मन में ये होना चाहिए कि मुझे इन सब लोगों से ज्यादा आता है। कौन, मैं आपको यही बता रही थी कि हम पूरा साल पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में सब होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारा पढ़ा हुआ कहीं गायब हो जाता है, वो होता है। लेकिन आप दिमाग को किस तरीके से बैलेंस करके चल रहे हैं। अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो फिर वो बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन अगर आप स्टेबल माइंड के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ और खुश होके जा रहे हैं तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है। और अगर माइंड रिलैक्स रहता है तो फिर आपने जो पढ़ा हुआ है वो कहीं नहीं जाता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आ जाएगा। तो अपने माइंड को रिलैक्स रखना है विद पॉजिटिव थिंकिंग। एग्जाम के टाइम पे हम जो हमारी जो थॉट पैटर्न होता है वो बहुत मैटर करता है। इतनी हमारी मेहनत मैटर करती है, इतना ही हमारा थॉट पैटर्न मैटर करता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अच्छा ही होगा। और अगर बाई चांस नहीं हो रहा है, जो हम रिजल्ट देखते हैं कि नंबर कम आ गए या जो भी आ गए, वो तब एग्जाम के बाद देख लेंगे। एग्जाम से पहले इस बारे में मत सोचिए, ठीक है? करना है। एग्जाम कैसा आता है वो हमारे हाथ में नहीं है। राइट? कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज अच्छी आती होती है लेकिन हम फिर भी वहां जाके गलत कर देते हैं, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हो जाता है, सबके साथ होता है। कई बार हम 1 मार्क्स से रह जाते हैं एग्जाम में। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारा 1 मार्क्स तो हो ही जाता है ना। हमें कई बार आती हुई चीजें भी गलत हो जाती है, कई बार तुक्का लग जाता है तो ठीक भी हो जाता है। तो 1 मार्क्स थोड़ी रहने की चीज है, लेकिन होती है चीजें, वो हमारे चीज में हाथ में नहीं है कंट्रोल करनी। कोई भी चीज जैसी हम सोचते हैं वैसी नहीं होती है लाइफ में। लाइफ हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। लेकिन हमें कैसे सोच के चलना है, हमें अच्छा सोच के चलना है। ये अच्छा ही होगा कि मैंने पूरा टाइम मेहनत किया, मुझे सब आता है, मैं अच्छे से एग्जाम दे के आऊंगा। एग्जाम का रिजल्ट क्या रहेगा वो एग्जाम खत्म होने के बाद सोचना है। और अगर बाई चांस आप रह भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी होती है। एक एग्जाम के बेसिस पे खुद को पास या फेल नहीं डिसाइड करना है, ठीक है? इंसान कभी फेल नहीं होता, उसके हालात होते हैं। एक इवेंट होता है, फेलियर जिंदगी कभी फेल नहीं होती किसी की भी। एक इवेंट होते हैं लाइफ में, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं। तो आपका एग्जाम नहीं हुआ तो बुरा टाइम था, अच्छा आ जाएगा बाद में। तो सिर्फ आपको आपके थॉट पैटर्न बहुत कंट्रोल करने होते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचना होता है, अच्छा सोचना होता है, ऑप्टिमिस्टिक सोचना होता है। लाइफ में हमेशा होपफुल रहना होता है। आज उम्मीदें होनी चाहिए आपकी जिंदगी में कि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा।
और एग्जाम से पहले तो ये सोचना ही नहीं है। एग्जाम से पहले सिर्फ ये सोचना है कि इसी बार होगा और मैं करके रहूंगा, ठीक है। बाकी की बातें एग्जाम के बाद में सोचूंगा। ठीक है, जिनके पास फैसिलिटीज होती हैं उनकी होती है हॉबीज, या कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत प्यार होती है, कुछ जैसे क्रिकेट खेलना लड़कों को पसंद हो सकता है, कोई स्पोर्ट पसंद हो सकता है, तो उनकी हॉबीज होती है। लेकिन आई थिंक मेरे जैसे और आप जैसे लोगों की जनरली नहीं होती है हॉबीज, नहीं होती ना, तो वो तब तो इंटरव्यू के लिए कुछ भी बना के भेज देते हैं। उसके बाद से वो मोस्टली क्या 1-2 क्वेश्चन उनको होता है, उसका नाम होता है पर्सनैलिटी टेस्ट, उसका नाम इंटरव्यू नहीं होता है। तो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, और जो आपका बोर्ड होता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं जो सब रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, काइंड ऑफ एज ऑफ 60 एंड अबव, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। वो देखते ही आपको जज करते हैं कि यू मस्ट बी दैट काइंड ऑफ पर्सन। अगर आपके आंसर्स जो हैं उस चीज से कंसिस्टेंट करते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है। तो इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने आंसर्स ठीक दे रहे हैं या उन्होंने इतना कौन सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया जिसका आपने आंसर दे दिया तो आपको बहुत मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। वो सब आपकी पर्सनैलिटी को डिसाइड कर और जज करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को, कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आता, तो आप उसका रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। आप थोड़ा झट से अगर आपने बोल दिया कि नहीं आता, तो वो ये जज करेंगे कि आपने ट्राई भी नहीं किया सोचने का, कि आप चीजों पे क्विट कर देते हैं बहुत इजीली। एटलीस्ट आप थोड़ा सा सोच के आप एक बार क्वेश्चन के बारे में सोचते कि क्वेश्चन क्या पूछा है, मे बी हो आपको कुछ हिंट होता उसके बारे में, तो आपने सोचा भी नहीं, कुछ आपने झट से ना बोल दिया, तो वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं होता कि बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं चीजों पे बिना सोचे समझे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपने ऐसे कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया, जैसे हम मोस्टली पेपर में लिख के आते हैं ना कि क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ एक शब्द पता है हमें पूरे क्वेश्चन में और उसी पे पूरे सब कुछ लिख देते हैं। तो अगर आप करने का ट्राई करते हैं तो फिर वो आपको जज करते हैं कि आप ब्लफ करने की ट्राई कर रहे हैं उनको, कि आप उनको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको मार्क्स कम देंगे कि आप ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और आप सोचते हैं उसके बारे में और आपको नहीं आता और आप ऑनेस्टली कहते हैं कि सर आई डोंट नो द आंसर, देन इट इज गुड। आपके नंबर नहीं काटेंगे वो, इनफैक्ट आपके वो दे विल अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। तो दिस इज द थिंग अबाउट द इंटरव्यू। और वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो आपको रिलैक्स फील कराते हैं, रिलैक्स, दे नो दैट यू मे बी द वन ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। सो वो बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को बेसिकली वो जज करते हैं। द इंटरव्यू इज नेवर अबाउट नॉलेज, कि आपको किस चीज की कितनी नॉलेज है वो उसके बारे में नहीं होता। इंटरव्यू इज अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो मुझे अभी मैंने आपको बताया, मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया, कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कोई ऐसा मेरा कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था चीजों में, लेकिन मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एंड आई वाज वेरी ऑनेस्ट and the kind of person I am, I showed that and I got good marks. So it's about that only. It's about your personality, it's about how honest you are, what kind of person you are, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं। सोशल मीडिया पे आज भी नहीं हो, ना तब थी ना हो। अभी सिर्फ मैं व्हाट्सएप चलाती हूँ और तब भी शायद व्हाट्सएप ही चलाती थी, उसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम में यूज नहीं करती। क्योंकि मैंने कॉलेज में 1-2 साल के लिए ट्राई किया था, तो वो बहुत आदत पड़ जाती है, हर मिनट में चेक, हर सेकंड में चेक करना है, किसने कमेंट किया, किसका मैसेज आया, तो वो बहुत आदत पड़ जाती है। मतलब बुरी चीज नहीं है सोशल मीडिया, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, बट हर चीज, कोई भी चीज बुरी या अच्छी नहीं होती है, वो आप बनाते हैं उसको, कि आप उसको कितना यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो सोशल मीडिया को यूज करना इज नॉट रॉन्ग, बट आप उसको किस लेवल के लिए तक यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया कंट्रोल करना है, सोशल मीडिया को आपको नहीं कंट्रोल करना चाहिए, जो कि हो रहा है मोस्टली लोगों में। कर नहीं पाते, हमारा सेल्फ कंट्रोल ही नहीं होता है, हमें पूरा टाइम चेक करना होता है कुछ ना कुछ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
और आपको सोशल मीडिया यूज करना है, नो इशू, बट लिमिट्स में, और आप कंट्रोल कीजिए आपके सोशल मीडिया को। मैडम यहाँ तक आना आपका ड्रीम था या कोई इंस्पिरेशन थी? मेरे पापा, मैंने आपको बताया, तो वो हमेशा से चाहते थे कि मैं ऑफिसर बनूं। तो मेरे पापा गांव के सरपंच थे, और मैं तो बहुत छोटी थी, आई थिंक 2nd 3rd क्लास में, जब वो सरपंच थे गांव के। तो वो आते थे कुछ काम के लिए, और वो ऑफिसर्स को मिलते थे, तो उनको अच्छा लगता था देख के कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो फिर वो आके मुझे बोलते थे कि, और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग से, तो तब से वो मुझे हमेशा बोलते थे कि जब पढ़ाई के बाद एग्जाम देना है, बड़ा ऑफिसर बनना है, तो वो ही मेरी इंस्पिरेशन है। मैम एग्जाम के पहले अगर हमें उसके नॉलेज का एनालिसिस करना हो तो क्या करना चाहिए? सेल्फ टेस्ट लेनी चाहिए या फिर कुछ मॉक टेस्ट अच्छे होते हैं। मॉक टेस्ट, सेल्फ टेस्ट तो नहीं। मतलब कि पिछले ईयर के अगर कुछ क्वेश्चन नहीं, पिछले ईयर से अच्छा। बेसिकली अगर आप, मुझे एमपीएससी का ज्यादा आइडिया नहीं है, बट अगर आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं तो जो मॉक टेस्ट आर गुड, क्योंकि पिछले साल वाले दे आर ऑलरेडी गॉन, और करंट अफेयर्स हमेशा नए नए आते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट अच्छे रहते हैं। इनफैक्ट जितने मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही सेम रहेंगे, टॉपिक वही सेम रहेंगे। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बट टॉपिक तो सेम होते हैं, मॉक टेस्ट वालों के लिए भी और यूपीएससी वालों के लिए भी। तो काफी चांसेस होते हैं कि जो आपने मॉक टेस्ट में किया है उससे रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन यू वोंट एवर एक्सपेक्ट। इनफैक्ट जब आप पेपर में बैठेंगे यूपीएससी के, तो एक क्वेश्चन उसमें